अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जून 2018 का क्वेश्चन नंबर 31 ACC F5 के पास्ट पेपर्स का, जो कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग से पर्टेन करता है। सवाल को मैं रीड करना शुरू करता हूँ। सवाल कहता है द पोर्टेबल गैराज कंपनी PGC इज़ अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मोटरिस्ट्स। It is split into two divisions, the battery division, division B, and the adapter division, division A. Division B sells one product, portable battery chargers for motorists, which can be attached to a car's own battery and used to start up the engine when the car's own battery fails. फिर लिखा हुआ है डिवीजन ए सेल्स एडोप्टर्स विच आर यूज्ड बाय कस्टमर्स टू चार्ज द मोबाइल डिवाइसेस एंड लैपटॉप्स बाय अटैचिंग देम टू द कार्स इंटरनल पावर सोर्स। ठीक है, ए और बी डिविजन्स क्या बनाते हैं वो लिखा हुआ है, और उनका मेन कस्टमर्स कौन है या किस तरह से वो चीज़ें यूज़ होती हैं बताया हुआ है। Recently, Division B has upgraded its portable battery so it can also be used to rapidly charge the mobile devices and laptops. The mobile device or laptop must be attached to the battery using a special adapter which is supplied to the customer with the battery. यानी कि बी ने एक ऐसी पोर्टेबल बैटरी बना दी है जिससे आप जो है वो मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। ये बैटरी जो है ये एक स्पेशल एडोप्टर के साथ होनी चाहिए। डिवीजन बी करेंटली बाइज द एडोप्टर्स फ्रॉम डिवीजन ए। अच्छा, अब करंटली क्या करता है डिवीजन बी जो है वो उसने ये जो पोर्टेबल बैटरी बनाई है जिसके साथ ये एक एडोप्टर देता है, तो वो एडोप्टर ये जो है डिवीजन बी वो ए से ख़रीदा करता है, विच ऑल्सो सेल्स देम एक्सटर्नली टू अदर कंपनीज। ए जो है वो एक्सटर्नली भी चीज़ें बेचता है और बी को भी बेचता है। फिर लिखता है दी फॉलोइंग डेटा इज़ अवेलेबल फॉर बोथ डिविजन्स। दोनों डिविजन्स के लिए कुछ डेटा दिया हुआ है। डिवीजन बी के लिए कुछ डेटा दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस फॉर ईच पोर्टेबल बैटरी इंक्लूडिंग एडोप्टर। एडोप्टर के साथ जो बैटरी है उसकी सेलिंग प्राइस $180 है। कॉस्ट पर बैटरी, बैटरी की कॉस्ट में क्या क्या है जनाब, जो बैटरी की कॉस्ट है उसमें एक तो आपके पास जो है वो एडोप्टर है जो ए से आता है। ए से आप एडोप्टर ख़रीदते हो $13 का। अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, दूसरी चीज़ें कुछ इस्तेमाल करते हो, मटेरियल वो है। लेबर की कॉस्ट है और एनुअल फिक्स ओवरहेड्स हैं। Annual production and sales of portable batteries 150,000. Maximum annual market demand for portable batteries 180,000. 1,80,000 चीज़ें बिक सकती हैं, 1,80,000 चीज़ें बिक सकती हैं, लेकिन मैं जो एनुअल प्रोडक्शन और सेल्स करता हूँ वो 1,50,000 यूनिट्स की करता हूँ। ठीक है, 30,000 यूनिट्स मैं कम बनाता हूँ जितनी डिमांड है उससे, प्रॉबेबली क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद डिवीजन ए की कहानी है। डिवीजन ए के बारे में लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस पर एडोप्टर टू डिवीजन बी। ए जो है वो बी को $13 में एडोप्टर बेचता है। सेलिंग प्राइस पर एडोप्टर टू एक्सटर्नल कस्टमर्स, बाहर वाले कस्टमर्स को $15 में बेचता है। कॉस्ट पर एडोप्टर, उसमें मटेरियल लगता है, लेबर 3 और 4 रुपये। एनुअल फिक्स ओवरहेड्स 2.2 मिलियन। करंट एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड सेल्स ऑफ एडोप्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स यूनिट्स, टोटल ये 3.5 लाख यूनिट्स बनाता है। मैक्सिमम एनुअल एक्सटर्नल डिमांड फॉर एडोप्टर्स 2 लाख चीज़ें बाहर बेचता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो ये 3.5 लाख बनाता है यूनिट्स, इस 3.5 लाख में दो चीज़ें हैं ना, 3.5 लाख में से 2 लाख तो ये बाहर बेच देता है और 150,000 बी को बेचता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और कहानियां लिखी हुई हैं। इन एडिशन टू द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट अबव, डिवीजन ए इनकर्स अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $1 पर एडोप्टर फॉर ऑल एडोप्टर्स इट सेल्स एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जितने एडोप्टर्स बेचता है उस पर ये $1 की कॉस्ट भी इनकर होती है। Currently, head office's purchasing policy only allows Division B to purchase the adapters from Division A. अभी
हेड ऑफिस की ये पॉलिसी है, हेड ऑफिस ने ये कहा हुआ है बी को कि अगर तुम्हें एडॉप्टर्स खरीदने तो तुम ए से ही खरीदोगे, बाहर से किसी से नहीं खरीदोगे. बट डिवीजन ए हैज रिफ्यूज्ड टू सेल डिवीजन बी एनी मोर देन द करंट लेवल ऑफ एडॉप्टर्स इट सप्लाइज टू इट. लेकिन ए का जो भी मैनेजर है उसने बोल दिया है भाई मैं जितने एडॉप्टर्स अभी बी को बेचता हूं इससे एक भी एडॉप्टर ज़्यादा बी को नहीं बेचूंगा. प्रोबेबली बिकॉज ए को ये मालूम है कि वो बाहर कोई चीज़ बेचता है तो 15 की बिकती है, बी को बेचता है तो 13 की बिकती है. तो अगर ये 3.5 लाख चीज़ें बनाता है ना तो ये पहले सोचता है बाहर बेचो, फिर जो बच जाता है वो बी को बेचता है, जो बच जाता है वो बी को बेचता है तो बी को 1.5 लाख बेचता है. बी की बैटरीज 1,80,000 बिक सकती हैं लेकिन वो सिर्फ 1.5 लाख बैटरीज बनाकर बेचता है, इसलिए क्योंकि ए बोलता है भाई 3.5 लाख मैं बना सकता हूँ, 2 लाख तो मैं बाहर बेचूंगा, 1.5 लाख आपको दूंगा. समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद द मैनेजर ऑफ डिवीजन बी इज अनहैप्पी, ही हैज अ स्पेशल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट who he could buy the adapters from at exactly the same price charged by division A if he were given the autonomy to purchase from outside the group. अच्छा, हेड ऑफिस ने क्या बोला हुआ है? हेड ऑफिस ने बी को बोला हुआ है कि बी तुम्हें एडॉप्टर चाहिए होंगे ना तो तुमने ए से ही खरीदना है, हमारी अपनी कंपनी है यहीं से खरीदना है, हमारा अपना डिवीजन है, बाहर से नहीं खरीदना है. बी का मैनेजर अनहैप्पी है, वो बोलते हैं यार मैं बाहर से खरीद सकता हूँ, तुम लोग मना क्यों करते हो भाई, और मुझे बाहर से भी जो है ना इतने का ही मिल जाएगा जितने का ए मुझे देता है, यानी कि $13 का. अब ए उस पर लिमिट लगा कर रखता है मैं 1.5 लाख एडॉप्टर ही दूंगा, तो बी इसलिए नाराज है. आफ्टर डिस्कशंस विद बोथ ऑफ द डिविजनल मैनेजर्स एंड टू इंश्योर दैट द मैनेजर्स आर नॉट डिमोटिवेटेड, हेड ऑफिस हैज नाउ एग्रीड टू चेंज द परचेसिंग पॉलिसी टू अलाउ डिवीजन बी टू बाय एक्सटर्नली. अब कंपनी ने बोल दिया चलो यार बी तुम नाराज नहीं हो, तुम्हें अगर एडॉप्टर चाहिए तुम बाहर से भी खरीद लेना, मसला नहीं है, प्रोवाइडेड दैट इट ऑप्टिमाइजेस द प्रॉफिट्स ऑफ द ग्रुप एज अ होल. लेकिन इससे पूरे ग्रुप को, पूरी कंपनी को फायदा हो रहा है तो ऐसा करना. ठीक है. अच्छा जनाब, अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स को रीड करते हैं. रिक्वायर्ड ए रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं सही से. ए में लिखता है अंडर द करंट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द डिविजन्स. ईच ऑफ द डिविजन्स यानी कि 2 डिविजन्स हैं ए और बी, उन दोनों का प्रॉफिट भी दिखाओ. एंड फॉर द पोर्टेबल गैराज कंपनी PGC एज अ होल, और पूरी कंपनी का प्रॉफिट भी दिखाओ. Your sales and cost figures should be split into external sales, उसमें external sales की values भी दिखाना, and internal divisional transfers उसकी value भी दिखाना where appropriate. तो इस पहले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, यानी कि ए बी का P&L पूछ रहा है और पूरी कंपनी का भी P&L पूछ रहा है. मैं यहाँ पर P&L बना देता हूँ. ठीक है. ए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को पूछ रहा है, बी कंपनी का बनाने को पूछ रहा है, और फिर पूरी कंपनी का, पोर्टेबल गैराज कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को पूछ रहा है. सबसे पहले हम सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं. अच्छा, सेल्स रेवेन्यू में वो ये भी बोल रहा है कि सेल्स रेवेन्यू की डिटेल लिखना, कितनी चीज़ें एक्सटर्नल बेची उससे कितना सेल्स रेवेन्यू आया, और कितनी चीज़ें इंटरनल बेची उससे कितना सेल्स रेवेन्यू आया. तो सेल्स रेवेन्यू में एक एक्सटर्नल सेल्स है, एक इंटरनल सेल्स है. पहले हम एक ही बात करते हैं. ए जो है ना वो 2 लाख चीज़ें बेचता है एक्सटर्नल कस्टमर्स को, और जो एक्सटर्नल कस्टमर की चीज़ें बेचता है वो 15 रुपये के हिसाब से बेचता है. तो 200,000 इंटू 15 ये बन जाता है 3 मिलियन. तो अगर इन थाउजेंड्स बनाऊँ, पूरा P&L इन थाउजेंड्स बना दूँ तो 3,000 यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है ना, 3 मिलियन बनता है ना. 2 लाख चीज़ें बाहर बेचता है, एक चीज़ 15 की बेचता है, तो 2 लाख इंटू 15 इज 3 मिलियन. अच्छा, बाकी 1.5 लाख चीज़ें जो बच जाती हैं वो बी को बेचता है, और तो 150,000 इंटू 13 रुपये के हिसाब से बी को बेचता है. तो 1950,000 आ रहा है. मैं इंटरनल सेल्स में 1950 लिख देता हूँ. ए जो है वो 2 लाख यूनिट्स बाहर बेच रहा है, 15 रुपये के हिसाब से 3 मिलियन वो हो गए, और 1.5 लाख यूनिट्स बी को बेच रहा है 13 रुपये के हिसाब से 1.95 मिलियन वो हो गए. ए डिवीजन का पूरा सेल्स रेवेन्यू कितना हो गया? 4950. अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी देख लेते हैं.
ठीक है, ए की वेरिएबल कॉस्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, कुछ एक्सटर्नल मटेरियल कॉस्ट है। एक्सटर्नल मटेरियल कॉस्ट ए क्या है भाई? ए जो है ना वो मटेरियल खरीदता है और मटेरियल उसको कितने का मिलता है? 3 रुपये का मिलता है ना। एक यूनिट पे 3 रुपये का लगता है और 3.5 लाख यूनिट्स उसने बना कर बेचे हैं। तो 350,000 इंटू 3 1.050 मिलियन बन रहा है। तो 1050 यहाँ पर ये एक कॉस्ट आ गई, 1050 एक कॉस्ट आ गई, ठीक है ना, ये मटेरियल की कॉस्ट है। अच्छा, फिर ए की लेबर की कॉस्ट भी होगी, लेबर की कॉस्ट लिखते हैं। लेबर की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपये पर यूनिट, 4 इंटू 350,000, ये बन जाता है 1.4 मिलियन। अच्छा, उसके अलावा और कोई कॉस्ट है भाई? हाँ, अगर ए बाहर किसी को बेचता है ना तो उसको 1 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग की भी बेयर करनी पड़ती है। तो एक और जो सेलिंग कॉस्ट है ए की, अच्छा ये याद रहे कि ये कॉस्ट तब इनकर होगी जब कोई यूनिट बाहर बेचा जाएगा, यानी कि 2 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपया तो 2 लाख बनता है। तो 200,000 की ये एक और कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं। ए की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 1050 प्लस 1400 प्लस 200, यानी कि बनता है 2650। 2650 ये ए की वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। ए का कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? 4950 माइनस 2650, 2300 बचता है। 2300 ए का कंट्रीब्यूशन हो गया। इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट। ए की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2200, 2.2 मिलियन, या 2200 यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। बच जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 100 बच जाएगा। ये हो गया ए हो गया। अब बी पर आते हैं। बी जो है वो अपनी सारी चीज़ें ज़ाहिर है बाहर ही बेचता है। 150,000 यूनिट्स बेचता है और एक यूनिट कितने का बेचता है? 180 का। तो 150,000 इंटू 180 ये 27 मिलियन बनता है। तो 27,000,000। इसकी कोई एक्सटर्नल सेल्स तो नहीं है ना? एक्सटर्नल सेल्स तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया 27 मिलियन। ये सेल्स की अमाउंट हो गई। इसके बाद कॉस्ट पर आ जाते हैं। अब बी जो है वो 45 रुपीज़ के हिसाब से मटेरियल खरीदता है, ठीक है ना। 45 के हिसाब से 45 इंटू 150,000 ये आ जाता है आपका 6750,000। तो एक्सटर्नल मटेरियल हो गया 6750। अच्छा, फिर 35 रुपये के हिसाब से लेबर पे करता है। 35 इंटू 150,000 ये आपका बनता है 5250,000। तो लेबर की कॉस्ट 5250,000 थाउजेंड्स में सारा काम कर रहे हैं। इसके बाद बी जो है वो ए से बैटरीज भी तो खरीदता है। तो इसने ये जो इंटरनल सेल्स करी थी इसके सेल्स रेवेन्यू में थी, इसके कॉस्ट में होगी 1950, ठीक है। तो जनाब अब कितना हो गया? 6750 प्लस 5250 प्लस 1950, यह आ गया 13950, ठीक है। अच्छा, अब ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम माइनस कर देते हैं 27,000 माइनस 13950, तो कंट्रीब्यूशन बच जाता है 13050 का। 13050 का कंट्रीब्यूशन बच गया। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट। बी की फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 5460,000। 5460 माइनस कर दो, कितना बच जाता है भाई? 13050 माइनस 5460, 7590 का प्रॉफिट। 7590 का प्रॉफिट, ठीक है। ये बी के लिए हो गया। अच्छा, पूरी कंपनी के लिए कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा? पूरी कंपनी के लिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं
तो हम ये इंटरनल सेल्स जो है इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि कंपनी के लिए ये सेल्स नहीं है, और ये इंटरनल कॉस्ट है इसके लिए भी इसको भी कैंसिल करेंगे क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा नहीं है। जब हम पूरी कंपनी का P&L बनाते हैं तो इंटरनल ट्रांसफर्स को कैंसिल आउट करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ये जो ए ने चीज़ें बेची ये कंपनी के लिहाज से कोई चीज़ बेचना ना हुई, कंपनी के इंटरनल ट्रांसफ़र था, एक जगह से दूसरी जगह आपने भेज दी हैं चीज़ें, और इसी तरह से उसका खर्चा भी कैंसिल किया जाता है। तो कंपनी के लिए क्या करेंगे, कंपनी के लिए मैं बोलूँगा भाई कंपनी ने 3 मिलियन की चीज़ें जो है वो डिपार्टमेंट ए ने कंपनी के बाहर बेची, 27 मिलियन की चीज़ें कंपनी के डिपार्टमेंट बी ने बाहर बेची, यानी कि कंपनी ने टोटल जो है ना वो 30 मिलियन रुपए की चीज़ें बाहर बेची। इंटरनल सेल्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते बिकॉज कंपनी के लिहाज से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह चीज़ें ले जाना सेल्स नहीं है। तो कंपनी के लिहाज से टोटल सेल्स रेवेन्यू 30 मिलियन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से कॉस्ट की बात करते हैं। आपके पास जो एक्सटर्नल मटेरियल की कॉस्ट है वो 6750 प्लस 1050 यानी कि टोटल है 7800। ये एक्सटर्नल मटेरियल की कॉस्ट है 7800। उसके बाद लेबर की कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो 1400 प्लस 5250 यानी कि 6650 आपकी लेबर की कॉस्ट है। उसके बाद एक और एक्सटर्नल कॉस्ट है 200 की जो सेलिंग की ए इनकर करता है अगर वो चीज़ें बाहर बेचता है, यानी कि कंपनी के लिहाज से टोटल जो खर्चे हैं वो हैं 7800 प्लस 6650 प्लस 200 14650। देखो सारे खर्चे आए कैसे हैं ये सुन लो, इन दोनों को ऐड ये आया, इन दोनों को ऐड ये आया, और ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई। चले जनाब, पूरी कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा 30000 यानी कि 30 मिलियन माइनस 14650, ये आ जाता है आपका 15350 और इसमें से हम माइनस कर देते हैं पूरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट। पूरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट यानी कि 2200 प्लस 5460 7660 और 15350 माइनस आंसर इज 7690। ठीक है भाई, पूरी की पूरी कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 7690। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पहले पार्ट में उसने बोला था कि कंपनी वाइज और हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बताना। दूसरे वाले पार्ट पर चलते हैं। दूसरे वाले पार्ट में बोलता है एज्यूमिंग दैट द न्यू ग्रुप परचेजिंग पॉलिसी विल इंश्योर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रुप प्रॉफिट्स, कैलकुलेट एंड डिस्कस द नंबर ऑफ एडॉप्टर्स विच डिवीजन बी शुड बाई फ्रॉम डिवीजन ए एंड द नंबर ऑफ एडॉप्टर्स विच डिवीजन ए शुड सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर्स। यानी कि अगर कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज करती है, पॉलिसी चेंज करने का मतलब ये क्या था कि बी को हम बोलते हैं यार बाहर से कोई चीज़ खरीदनी है ना तो ख़रीद लेना, तो आप ये बताओ कि ए जो है ना वो कितनी चीज़ें बी को बेचे और ए जो है ना वो कितनी चीज़ें बाहर वाले जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनको बेचा करे। इस पार्ट को करने से पहले आपका पार्ट ए परफेक्ट होना चाहिए। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पार्ट ए पहले सॉल्व कर लेना अपने पास, फिर पार्ट बी पर बढ़ना। अच्छा जनाब, अब ये थोड़ी सी मुश्किल डिस्कशन है और पार्ट ए सॉल्व हो गया होगा तो पार्ट बी इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, पार्ट ए तो मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व करा, होपफुली आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया होगा, सारी चीज़ें देख ली होंगी। अब हम पार्ट बी को डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी। अच्छा देखो भाई, जो बी है ना, बी डिवीजन, उसको 1,80,000 एडॉप्टर्स की ज़रूरत है डिवीजन ए से, ताकि वो 1,80,000 चीज़ें बेचे। लेकिन वो 1,50,000 चीज़ें बेच पाता है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो इसको सिर्फ 1.5 लाख चीज़ें देता है, बोलता है 3.5 लाख चीज़ें मैं बना सकता हूँ, 2 लाख तो मैं बाहर बेचूंगा, 1.5 लाख तुम ले लो। और बी को अभी हेड ऑफिस ने मना किया हुआ था कि तुम बाहर से एक भी एडॉप्टर नहीं खरीद सकते, लेकिन अब उसको परमिशन मिल रही है।
बी का ये कहना था कि यार ए जो है ना वो मुझे 13 रुपए में एक एडॉप्टर देता है और एक कंपनी मुझे नजर आई है, वो कंपनी मुझे बोल रही है कि हम आपको 13 रुपए में एडॉप्टर दे देंगे। तो अब हमें ये फैसला करना है कि ए कितने एडॉप्टर्स बी को दे और कितने बाहर बेचे, और बी जो है ना वो क्या करे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ए की, बी क्या बोलेगा ए को, बी बोलेगा भाई बाहर से मुझे जो है ना एक एडॉप्टर मिलता है $13 का, बाहर से मुझे एक एडॉप्टर मिलता है $13 का, दो मुझे 13 में। ए बोलेगा नहीं, ए बोलेगा यार मेरे एडॉप्टर्स तो बाहर तो बिकते हैं $15 में, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, बाहर बेचूंगा। तो ए क्या होगा, ए पहली बात ये सोचेगा कि मैं बाहर पहले एडॉप्टर्स बेचूं, बिकॉज बी 13 में लेगा, बाहर 15 में बिकेंगे, 15 में बेचना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जो बच जाएंगे वो ए सोचेगा कि मैं बी को बेच देता हूं। ठीक है ना, ये पहली बात। अगर ऐसा होगा तो बी क्या करेगा, बी बोलेगा यार 1,80,000 एडॉप्टर्स की जरूरत है। ए अभी मुझे ये बोलकर गया है कि 3.5 लाख एडॉप्टर्स में बनाऊंगा, 2 लाख तो मैं बाहर बेचूंगा, बच जाएंगे उसके बाद 1.5 लाख मैं बी से ए से ले लूंगा, और 30,000 मैं कहां से खरीद लूंगा, बाहर से। 30,000 एडॉप्टर्स ऐसे होंगे जो बी बाहर से खरीदेगा। अब इसकी जरा लॉजिक पीछे भी सुन लो कि क्या होगी। देखो, ए अगर कोई चीज बाहर बेचता है तो वो 15 रुपए की बिकती है, एग्रीड, और उस पर कंट्रीब्यूशन कितनी मिलती है, 3 रुपए का मटेरियल लगता है, 4 रुपए का लेबर लगता है और 1 रुपए की सेलिंग वाली कॉस्ट लगती है। यानी कि 15 में से माइनस कर दो 3, 4 और 1, तो बच जाता है 7। मैं वापस से बताता हूं, ए जो है ना अगर बाहर कोई चीज बेचता है तो वो 15 की बिकती है और उसका खर्चा 3, 4 और 1 मटीरियल, लेबर और एक्सटर्नल सेल्स वाला खर्चा टोटल 8 रुपए होता है, तो उसको 7 रुपए बच जाता है अगर वो कोई चीज बाहर बेचता है। कौन, ए। इसका मतलब ए अगर कोई चीज बाहर बेचता है तो वो ग्रुप को, वो कंपनी को 7 रुपए कमा कर देता है। यही मतलब हो गया ना। अगर पूरी ग्रुप या पूरी कंपनी की बात करूं तो कंपनी के हिसाब से 15 रुपए की एक चीज बाहर बेचता है, 3, 4 और 1 का खर्चा होता है, तो कंपनी को या ग्रुप को वो 7 रुपए कमा कर देता है अगर कोई चीज ए बाहर बेचता है। ये एक चीज दिमाग में रखना। दूसरी चीज, कंपनी के दिमाग से सोचो, कंपनी के दिमाग से। डिवीजन बी जो है ना उसको एडॉप्टर्स की जरूरत होती है। अगर मैं कंपनी का मालिक होकर सोचूं कि भाई बी एक चीज बना रहे, एक प्रोडक्ट बना रहे और उसमें एडॉप्टर्स आते हैं और कहां से खरीदे जाएं, तो मैं सोचूंगा यार मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, मैं बाहर से एडॉप्टर्स खरीदूं। बाहर से खरीदूंगा तो कितने का आएगा, $13 का। या मैं ए से खरीदूं। कंपनी, अगर पूरी एक कंपनी होकर सोचो, एक कंपनी या मालिक होकर कंपनी का सोचो ना, तो तुम ये सोचोगे कि यार अगर मैं ए से एडॉप्टर लेता हूं ना, तो ए जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें मैं 3 रुपए मटेरियल और 4 रुपए लेबर के बनाता हूं, मेरी जेब से 7 रुपए जाते हैं। सर हम $13 को डिवीजन ए के $13 की जो वो बी को बेचता है उस सेलिंग प्राइस से नहीं कंपेयर करेंगे। नहीं कंपेयर करेंगे इसलिए क्योंकि $13 की अगर ए बी को बेचता है तो खर्चा कितना होता है उसको बनाने का, सर 7 रुपए होता है, लेकिन सर 6 रुपए और भी तो होते हैं। वो 6 रुपए क्या है, प्रॉफिट है। एक जगह का प्रॉफिट दूसरी जगह की कॉस्ट में चला जाता है। अभी जब मैंने पार्ट ए में आपको बोला ना कि आप पूरा पीएनएल बना लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ना, उसकी यही रीज़न थी कि उसमें एक चीज़ का जो खर्चा था वो दूसरी चीज़ का सेल्स रेवेन्यू था, तो मालिक की जेबें तब्दील हो रही हैं। मतलब कि अगर मैं ये बोल दूँ यार ये है ना मेरा मैं कंपनी का मालिक हूँ, उसका ये डिवीजन ए है, उसका ये डिवीजन बी है। मैं ये बोल दूँ यार ए ने एक चीज़ बनाई, उस पर 3 रुपए लगे और 4 रुपए लगे और इसने बी को ये चीज़ जो है ना वो 13 रुपए में बेच दी, तो 6 रुपए ए ने कमा लिए। अच्छा, बी ने आगे ये चीज 15 रुपए में बेच दी, लेकिन बी ने ए से कितने मिली, 13 मिली, तो मैं ये कह दूं कि बी ने 2 रुपए कमा लिए।
और टोटल कितने कमा लिए मैंने? 8 रुपए। अगर ये 13 नहीं होता, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 14 होता तो ये भी 14 होता, तो ये 6 नहीं होता, ये 7 होता और ये 1 होता। टोटल कितना बनता? 8 रुपए। अगर ये 14 नहीं होता, अगर ये 14 नहीं होता, अगर ए की सेलिंग प्राइस जो है ना वो 14 नहीं होती, बल्कि ए की सेलिंग प्राइस जो है ना वो 15 होती, तो ये कितना बच जाता? 8 होता। तो अगर वो 15 होता तो ये कितना होता? ये भी 15 होता। तो इसका प्रॉफिट कितना होता? 0 होता। तो तुम देख रहे हो कि मालिक की जेब पे कोई फर्क पड़ता है ट्रांसफर प्राइस चेंज होने का? नहीं। वो तो बस ये 8 रुपए ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 8 रुपए ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इंटरनल सेल्स तो यार एक जेब से पैसे दूसरी जेब में रखने को कहते हैं। तुम हकीकतन ये कहोगे एज अ मालिक कि भाई मैंने 3 और 4 रुपए बाहर खर्चा किया और 15 रुपया मुझे मिला, तो मुझे 8 रुपए बच रहे। ठीक है। तो जब मैं ये देखूंगा कि भाई बी जो है ना एज अ कंपनी ओनर मैं सोचूं, तो बी जो है ना उसके लिए मैं सोचूंगा कि यार एक ऑप्शन ये है कि ये 13 रुपए में बाहर से ये कंपोनेंट खरीद ले, या हम खुद बनाते हैं ना तो हमें 7 रुपए का पड़ता है, हम खुद इसको बना लें। बिकॉज इफेक्टिवली तो मैं एक्सटर्नल जो कैश फ्लो करता हूँ वो 3 और 4 यानी कि 7 रुपए के कैश फ्लोस करता हूँ, 7 रुपए पे करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि बी अगर बाहर से चीज खरीदता है तो कितने का नुकसान होता है? $6 का नुकसान होता है। अगर बी बाहर से चीज खरीदता है तो कितने का नुकसान होता है? $6 का नुकसान होता है। अब बड़ा गौर से एक बात को सुनना, एक बात को समझना। देखो बी जो डिपार्टमेंट है वो बाहर से चीज खरीदेगा, $13 की आएगी। कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, डिवीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा। और कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि मैं ए को बोल दूँ यार तू बनाकर बी को दे दे, तो वो $7 में बनाकर दे देता है। तो इसके हिसाब से तो यार ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं ए को बोलूँ तुम बनाकर बी को दो, क्योंकि बाहर से ख़रीदने से $6 मेरी जेब से ज़्यादा जाते हैं। ऑन दी अदर एंड अगर ए बाहर चीज़ें बेचता है तो 15 की बिकती हैं, 3 का, 4 का और 1 का खर्चा होता है, यानी कि हर एक चीज़ पर कितने कमाता है? 7 रुपये। तो ज़रा मेरा सोल्यूशन सुनना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास ए ने एक चीज़ बनाई, ए अगर बाहर बेचेगा तो कंपनी को 7 रुपए कमा कर देगा। लेकिन ए अगर ये एक चीज जो इसने बनाई है ये बी को देगा तो बी बाहर से वो चीज नहीं खरीदेगा, और हम ये कहेंगे कि बी को ये चीज जो है ना वो 7 रुपए की पड़ी, यानी कि बी ने जो है ना वो 6 रुपए बचा लिए। एक तरह से बी ने 6 रुपए बचा लिए। तो जनाब क्या मुझे हर यूनिट पर 6 रुपए बचाने चाहिए या 7 रुपए कमा लेने चाहिए? हर यूनिट पर 7 रुपए कमा लेना ज़्यादा बेहतर है। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं बी को कहूँगा बाहर से तू खरीदता है, तुझे $6 महंगी पड़ती है ना, फिर भी तू बाहर से ही खरीद। तुम जो यूनिट खरीदोगे उस पर $6 ज़्यादा पे करोगे, $6 ज़्यादा पे करोगे। ए को डिस्टर्ब नहीं करो, और ए को बोलूँ तुम बी को नहीं बेचो, पढ़ने दो उसको $6 महंगा, क्योंकि तुम जब बाहर बेचते हो ना तो हर यूनिट में मुझे $60 कमा कर देते हो। तो इफेक्टिवली ए को बोलता गया कि तू बाहर बेचता रहे, वो 7 कमा कर देता गया। बी को बोला तू बाहर से खरीदता रहे, वो 6 का ज़्यादा नुकसान करता गया, लेकिन नेट तो मुझे 1 रुपया हर यूनिट पर बच गया। अब ये एक ऐसी वर्किंग है जो थोड़ा सा टाइम लेगी तुम्हारे दिमाग में एब्जॉर्ब होने के लिए, लेकिन यदि पैसेज ऑफ टाइम देखो, मैं कहता हूँ कि ये पेपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें जी एक और वर्किंग पर चलते हैं। अब बोलते हैं एज्यूम नाउ दैट नो एक्सटर्नल सप्लायर एग्जिस्ट्स फॉर द एडॉप्टर्स विच डिवीजन बी यूजेस। एज्यूम कर लो कि कोई एक्सटर्नल सप्लायर नहीं है, जो बोला था झूठ बोला था। कैलकुलेट एंड डिस्कस व्हाट द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट would be for any additional adapters supplied
above the current level by A to B. Calculate and discuss what the minimum transfer price per unit would be for any additional adapter supplied above the current level by A to B, so that division B can meet its maximum annual demand for the new portable batteries. यानी कि वो बोलता है कि अभी जो जितनी चीज़ें बना कर दे रहे हैं उससे ऊपर अगर बी को ए चीज़ें बेचे तो क्या ट्रांसफ़र प्राइस ऐसी सेट करनी चाहिए जिसपे बी और ए एग्री कर जाएंगे. अच्छा, करंट सिनेरियो में वापस से लिख देता हूँ. करंट सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ए जो है ना वो 3.5 लाख चीज़ें बनाता है और 3.5 लाख चीज़ों में से जो है ना वो 2 लाख चीज़ें बाहर बेच देता है, बिकॉज बाहर इतने लोग हैं, इतने कस्टमर्स हैं कि वो 2 लाख चीज़ें ख़रीद लें. उसके बाद 1.5 लाख फिर भी बच जाता है. वो जो 1.5 लाख बच जाता है वो ये बेच देता है बी को. अच्छा, बी को कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? बी को वैसे 1,80,000 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो 30,000 चीज़ें बाहर से नहीं खरीदता, बिकॉज हेड ऑफिस ने मना किया हुआ. उसने बोला हुआ ए दे तो ख़रीद लेना ए से, वरना कुछ नहीं करना. ठीक है, तो बी क्या करता है? बी बेचारा ए से 1.5 लाख चीज़ें खरीदता है, 1.5 लाख एडॉप्टर खरीदता है, अपनी बैटरी के साथ ज्वाइन कर उसको एक प्रोडक्ट बनाकर आगे बेच देता है. ठीक है ना. अब वो ये कह रहा है कि यार अगर मुझे ये बी की डिमांड पूरी करनी हो, यानी कि बी अगर 1,80,000 यूनिट्स बेचना चाहे और ए से मजीद यूनिट्स खरीदना चाहे, ए इसलिए नहीं बेचता ना क्योंकि वो बाहर ज़्यादा कमाता है, तो ए कितने में बी को बेचेगा? पहली चीज़ ये नोट कर लो कि अगर बी ये चाहे कि यार 1,80,000 चीज़ें ए से मुझे मिल जाए रादर देन के 1.5 लाख चीज़ें, यानी कि 30,000 चीज़ें ज़्यादा मिल जाएं, तो ए का पहला नुकसान क्या होगा? ए का पहला नुकसान ये होगा कि वो फिर 2 लाख चीज़ें बाहर नहीं बेच सकेगा, क्योंकि अगर 3.5 लाख में से 1,80,000 चीज़ें उसने बी को भी दे देनी है तो वो बाहर 2 लाख नहीं बल्कि 1,70,000 चीज़ें बेच सकता है. 30,000 यूनिट्स वो बाहर कम बेच सकेगा. ये पहला हिसाब किताब हो गया. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, एक बात लिख दूँ. ए बी को जब चीज़ें बेचेगा ना, ये वो केस है कि जिसमें हमारे पास जो है ना कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है. नो स्पेयर कैपेसिटी, नो स्पेयर कैपेसिटी. ये वो सिनेरियो है जिसमें हमारे पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, यानी कि ए जितनी चीज़ें बनाता है वो बिक जाती हैं. ए 3.5 लाख चीज़ें बनाता है, 2 लाख बाहर बेच देता है, 1.5 लाख ए को बी को बेच देता है. ठीक है. ऐसे सिनेरियो में जो हमारी मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस होती है, ऐसे सिनेरियो में जो हमारी मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस होती है, ऐसे सिनेरियो में जो हमारी मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस होती है जब स्पेयर कैपेसिटी ना हो, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अच्छा, इस स्पेसिफिक केस में ए जो है वो अगर बी को चीज़ें बेचता है, 30,000 चीज़ें ज़्यादा बेचता है, तो वो ए जो है वो बाहर वाले कस्टमर को 30,000 चीज़ें नहीं बेच पाएगा, 1,70,000 चीज़ें बेच पाएगा. इंस्टेड ऑफ 2 लाख 30,000 चीज़ें कम बेच पाएगा. और जब वो 30,000 चीज़ें कम बेचेगा तो 30,000 चीज़ों पर जो वो कंट्रीब्यूशन कमाता था वो क्या कमा पाएगा? नहीं, वो कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाएगा. ए के किसी भी यूनिट बनाने की मार्जिनल कॉस्ट कितनी है पहले तो ये मालूम करते हैं. भाई ए अगर कोई भी यूनिट बनाता है ना तो उसको पड़ता है वो यूनिट 3 + 4 यानी कि $7 का. $7 का. तो पहली बात तो बड़ी लॉजिकल है ना, $7 से कम में तो ए बी को ये चीज़ बेचेगा ही नहीं, बिकॉज $7 में तो वो चीज़ बन रही है, उसके ऊपर कुछ रख कर बेचेगा. दूसरी बात, ए को ये मालूम है कि यार अगर मैं ये चीज़ बाहर बेचता हूँ तो 15 की बिकती है, 3, 4 और 1 का खर्चा होता है, $7 मुझे बच जाते हैं. लेकिन अगर मैं ये बनी हुई चीज़ बी को बेचूंगा तो बाहर नहीं बेच सकूंगा, और बाहर नहीं बेच सकूंगा तो क्या नहीं कर सकूंगा? $7 कम कमाऊंगा, $7 नहीं कमा सकूंगा. तो ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट $7. ये किससे बनी है? 3 और 4 के एडिशन से. और एक है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट $7 की, यानी कि जब ए बी को चीज़ें बेचेगा तो वो आर्ग्यू करेगा कि मुझसे $14 में एक चीज़ खरीदो, मुझसे $14 में एक चीज़ खरीदो, क्योंकि जब मैं तुम्हें चीज़ बेचता हूँ तो एक तो ₹7 उस पर मैं खर्चा करता हूँ, दूसरा जब मैं तुम्हें चीज़ बेचता हूँ तो मैं बाहर नहीं बेच पाता, तो जो ₹7 मैं कमा सकता था वो नहीं कमा पाता.
तो एटलीस्ट मुझे $14 तो दो, एटलीस्ट मुझे $14 तो दो, बिकॉज मैं अब तुमसे ही वो ₹7 भी कमाऊंगा जो मैं बाहर से नहीं कमा सकता, और मैं तुमसे ही अपने खर्चे पूरे करूंगा जो कि $7 के। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र प्राइस होगी एडिशनल 30,000 यूनिट्स की वो $14 होगी। ठीक है भाई, इस वीडियो को ज़रा प्रॉपर्ली दोबारा से एक दो बार देखना, इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करना, और फिर मज़ीद हम इसकी डिस्कशंस भी करेंगे। एसीसी के आंसर से ज़रूर कंपेयर करना और दोबारा से सारी चीज़ें लिखना, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में मज़ीद चीज़ों के साथ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।